Hey everyone, I hope you all guys are doing good. तो बहुत दिनों बाद आज मैं फिर से आया हूँ क्योंकि बीच में थोड़ा प्रॉब्लम्स गया था। चलो उस प्रॉब्लम्स को लेके ना बात करते हुए जल्दी से बात करते हैं आज का लेक्चर के बारे में, जो कि मैं लूंगा तुम लोगों के लिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन यानी कि बायोमोलिक्यूल्स का जो पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था उसके बाद से स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आज हम लोग चालू करेंगे। आई होप कि तुम लोगों को पिछले वाला न्यूक्लिक एसिड का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी दिक्कत आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। प्रोटीन्स as mentioned earlier are heteropolymers। फर्स्ट पॉइंट, अच्छा हम लोग क्या करेंगे कि आज से ना एक चीज हम लोग करेंगे, वो है स्मार्ट स्टडी। क्योंकि नीट को लेके तुम लोगों के दिमाग में बहुत सारा डाउट पहले से ही है कि इस साल नीट में ऐसा हुआ है, अगले साल क्या होगा, अगले साल कट ऑफ कैसा जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस साल कट ऑफ मतलब 2025 में कट ऑफ जनरल वालों के लिए अप टू 50 मार्क्स हाई जा सकता है नॉर्मल कट ऑफ से। कोई भी बीच का कुछ कुछ बारे में बात नहीं करना चाहता, नॉर्मल कट ऑफ से यानी कि जनरल के लेके 620 से लेके 640 तक या फिर उससे भी ज्यादा कट ऑफ जा सकता है। ये मैं स्टेट कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं कोई भी मतलब एमसीसी का या फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग का कट ऑफ के बारे में बात नहीं कर रहा। ऑल इंडिया का कट ऑफ इससे भी हाई जा सकता है 2025 में। और अगर क्वेश्चन टफ आ गया तो समझ लो कि 5 से 6 नंबर इस साइड से उस साइड होगा, क्योंकि वैसे भी हमारे देश में टैलेंटेड बच्चों की कमी है नहीं। चलो, तो प्रोटीन को लेके तो स्मार्ट स्टडीइंग में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें मैं बात करूंगा कि कैसे तुम लोग एनसीईआरटी को घोंट के पी सकते हो एकदम से। ऐसे ही अगर पढ़ते रहोगे तो वैसा कुछ होने नहीं वाला। ये पढ़ने का पहला लेयरिंग मैं तुम लोगों को करवा रहा हूँ। इसके बाद कैसे ले जाना है, जो मेरे मेंटोरशिप में एनरोल्ड है, मैं जिन लोगों को पढ़ा रहा हूँ पर्सनली, तो उनको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी तुम लोगों के लिए मैं फ्री में एक वीडियो बनाऊंगा। प्रोटीन्स एज मेंशन्ड अर्लियर आर हेटेरोपॉलीमर्स। ठीक है, हेटेरोपॉलीमर्स होते हैं प्रोटीन्स। कैसा होते हैं? हेटेरोपॉलीमर्स यानी कि मतलब मैंने पहले ही बात किया था कि प्रोटीन्स आर नॉट होमोपॉलीमर्स, दे आर हेटेरोपॉलीमर्स। क्यों? क्योंकि अमाइनो एसिड तुम लोगों को इसमें प्रोटीन अमाइनो एसिड का एक चेन को लेके ही बनता है। प्रोटीन अमाइनो एसिड का एक चेन को लेके ही बनता है, लेकिन इसमें डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड होते हैं। डिफरेंट अमाइनो एसिड होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हेटेरोपॉलीमर्स। हेटेरो का मतलब क्या होता है? हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, होमो का मतलब होता है सेम। तो हेटेरोपॉलीमर्स होते हैं प्रोटीन। समझ में आ गया? इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। कॉन्टेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड का धागा यानी कि स्ट्रिंग्स। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे दिखाया कि ये अमाइनो एसिड अगर माइक्रोस्कोप में देखो तो ऐसा दिखेगा, अगर नॉर्मली खुले आंखों से तो दिखेगा नहीं, अगर सिंपल माइक्रोस्कोप से देखोगे फिर भी नहीं दिखेगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखोगे फिर भी नहीं दिखेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पे अगर नॉर्मल जूम वगैरह ना करते हुए थोड़ा सा अगर तुम लोग ठीक ठाक से देखो तो ऊपर से ये स्ट्रिंग्स जैसा ही दिखते हैं। जूम करने पर या फिर अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा जाए तब जाके ये सब पिक्चर्स दिखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स different things in different contexts. In inorganic chemistry, the structure of invariably refers to the molecular formula, example NaCl, MgCl2 etc. अच्छा, मुझे कोई बोलेगा MgCl2 क्यों लिखते हैं और NaCl क्यों लिखते हैं? क्योंकि सोडियम का वैलेंसी होता है +1। These are some क्या एज ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, और ये क्या होता है? ये भी सर एस ब्लॉक है, लेकिन ये एस ब्लॉक का ग्रुप 2 में आता है और ये ग्रुप 1 पे आता है। इसीलिए आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने पर सोडियम का इनर मोस्ट शेल का 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? बाहर आ जाता है, यानी कि डुप्लेट कंप्लीशन हो जाता है, हीलियम की तरह दिखने वाला एक स्ट्रक्चर हो जाता है। इसीलिए सोडियम क्या करते हैं? बाहर का एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना बहुत ज्यादा इजी, इसीलिए छोड़ के प्लस चार्ज फॉर्म कर देता है ताकि डुप्लेट फॉर्म कर सके। और Mg के केस में +2 फॉर्म होता है ताकि बाहर का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो छोड़ के अंदर का 2 इलेक्ट्रॉन बाहर पे लाया जा सके, यानी कि अंदर का 2 इलेक्ट्रॉन को उन्मुक्त किया जा सके। ठीक है, तो एक Mg का वैलेंसी होता है +2,
Cl एक इलेक्ट्रॉन लेता है इसीलिए -1 और 2 Cl होता है इसलिए -1 यानी कि MgCl2। हालांकि NaCl में लैटिस देखने को मिलता है, फिर भी मैंने तुम लोगों को समझा दिया ये कैसे होता है। Organic chemists always write a two-dimensional view of the molecules while representing the structure of the molecules. Organic chemists क्या करते हैं, हमेशा two-dimensional view of the molecules को लेके चलते हैं while representing the structure of molecules. Example benzene, naphthalene, etc. Physicists conjuring up the three-dimensional view of molecular structure while biologists describe the protein structure at 4 levels. ऑर्गेनिक केमिस्ट ने क्या किया कि 2 डायमेंशनल एक स्ट्रक्चर दिया कि अच्छा ऐसा होता है, जो लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके चर्चा करते हैं। फिजिसिस्ट ने क्या किया, अच्छा इसका 3 डायमेंशनल व्यू दे दिया। लेकिन जो बायोलॉजिस्ट है, क्योंकि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजिस्ट को ही यहाँ पे सबसे उच्च दर्जा दिया जाएगा। तो बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर्स एट 4 लेवल्स, यानी कि 4 लेवल पे प्रोटीन को डिस्कस किया गया है। वो क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्शियरी और क्वाटरनरी आता है। इसका एग्जांपल्स भी दिया जाएगा एग्जाम में, मैं तुम लोगों को अभी बताता हूँ, देख लो जल्दी से। द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स दैट इज द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन ए प्रोटीन which is the first amino acid, which is second, and so on is called primary structures। मतलब एक सीक्वेंस होगा ऐसे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके चलता जाएगा। तो जो नॉर्मल हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं उसको हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज ए लाइन, एक लाइन की तरह दिखने वाला, एंड द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट अमाइनो एसिड। यहाँ पे फर्स्ट होता है, मैं लेफ्ट से ही तो लिख रहा हूँ ना, तुम लोग देख पा रहे हो मैं लेफ्ट से ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज ए लाइन एंड द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट अमाइनो एसिड। क्या है, फर्स्ट अमाइनो एसिड है। एंड द राइट हैंड रिप्रेजेंट द लास्ट अमाइनो एसिड। राइट हैंड में क्या आता है, लास्ट अमाइनो एसिड आता है। द फर्स्ट अमाइनो एसिड इज आल्सो कॉल्ड एन टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल अमाइनो एसिड। क्यों मैंने ये बोला था जब मैं प्रोटीन पढ़ा रहा था। द लास्ट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड सी टर्मिनल अमाइनो एसिड। मतलब इसके पहले हम लोगों ने एक बार प्रोटीन और अमाइनो एसिड को लेके एक लेक्चर में बात किया है, उसमें डिटेल में मैंने कहा है कि एन क्यों होता है और सी टर्मिनल क्यों होता है। देखिए एन टर्मिनल मतलब होता है, मैं फिर से बता देता हूँ, NH3 जो अमाइनो ग्रुप होता है, NH2 ऐसा एक बॉन्ड वाला, तो यहाँ पे एन टर्मिनल और लास्ट जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है तो वहां पे सी ऐसा उन्मुक्त रहता है, ठीक है, मतलब ऐसा खुला हुआ जगह रहता है सी का, तो वहां से सी दिखता है इसलिए उसको सी टर्मिनल बोलते हैं, और वहां से एन दिखता है इसलिए उसको एन टर्मिनल बोलते हैं, ठीक। प्रोटीन थ्रेड does not exist throughout as extended rigid rod. The thread is folded in the form of a helix, similar to revolving staircase, मतलब ऐसे fold किया रहता है। Okay. Of course, only some portions of the protein thread are arranged in the form of a helix. कुछ पोर्शन हेलिक्स की तरह दिखने वाला होता है। ओके, समझ में आ गया। In proteins, only right-handed helices are absorbed. प्रोटीन में क्या होता है, राइट हैंडेड हेलिक्स ही एब्जॉर्ब किया जाता है, मतलब ऑब्जर्व किया जाता है, सॉरी ऑब्जर्व मतलब राइट हैंडेड स्ट्रक्चर, राइट हैंडेड स्ट्रक्चर, राइट हैंडेड हेलिक्स, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे अल्फा हेलिक्स देख सकते हैं आप, ठीक है। चलो, और डीएनए में क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है ऐसे, ठीक है। सर राइट हैंडेड या फिर लेफ्ट हैंडेड का कैसे हमको पता चले, पता लगने की जरूरत नहीं है। डीएनए में लेफ्ट हैंडेड होता है, प्रोटीन में राइट हैंडेड होता है, याद रख लो। प्रोटीन पी दिखने जैसा, आर जैसा, तो राइट हैंडेड होता है, ये याद रख लो। डॉक्टर बनने जा रहे हो, सब कुछ समझ के ऑपरेशन करने जाओगे तो मरीज मर जाएगा, इसको एक्सेप्ट करो। जब मैं नीट देने जा रहा था तो यही सबसे बड़ा गलती मेरा था। डॉक्टर्स को चाहिए होता है रट्टाफिकेशन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़े ही होगे, फिजिक्स तो पढ़े ही होगे, सर फिजिक्स में रट्टा, हाँ जी बहुत कुछ रट्टा मारने जैसा है। अगर मैं तुमको एक चीज का अभी बोलूं कि एक फॉर्मूला में तुम लोगों को दे दिया, तो उस फॉर्मूला को क्या तुम लोग एग्जाम हॉल में डेरिवेशन करने बैठोगे 1 मिनट के लिए, सर मुझे याद नहीं आ रहा था फॉर्मूला, में ना डेराइव करने बैठ गया, मैं 10 मिनट लगा दिया एक क्वेश्चन के पीछे, तो 10 क्वेश्चन तुम्हारा तो वैसे ही छूट गया। तुमको फॉर्मूला भी तो रट्टा ही मारना है, तो नीट में 99% रट्टा ही चलता है, इसीलिए याद करना
याद करने की कला डेवलप कर लो, या तो डॉक्टर मत बनो, क्योंकि एक अगर कंपाउंड का तुम लोग स्ट्रक्चर भूल गए तो एक पेशेंट मर जाएगा। इसीलिए तुम लोगों का मेमोराइजेशन पावर बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मेमोराइजेशन के दम पे ही सब लोग इस दुनिया में बड़े बने हैं। तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि पावर ऑफ मेमोराइजेशन। Other regions of protein thread are folded into other forms is what called secondary structure। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, जहां पे ये क्या है, प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म्स, मतलब ये हेलिक्स की तरह नहीं, कुछ अदर फॉर्म में फोल्डेड होगा। अभी क्या होता है? इन एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज आल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक ए हॉलो वुलन बॉल। ऐसे अंदर खोखला, ठीक है, हॉलो वुलन बॉल, ये टर्शियरी है, ये सेकेंडरी है। देखो यहाँ पे, ठीक, हॉलो वुलन बॉल की तरह गिव राइज टू ए टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये देख लो, यहाँ पे देख लो, ये स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है। ऐसे एक वुलन बॉल की तरह दिखने वाला एक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग टर्शियरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो इतना तक तो ठीक था। इसको जिसमें हम लोग 3 डायमेंशनल व्यू ले पाएंगे, 3 डायमेंशनल व्यू ले पाएंगे। तो प्राइमरी कैसा है? ऐसा, ठीक है। सेकेंडरी कैसा है सर? ऐसा है। टर्शियरी कैसा होगा? वुलन बॉल की तरह 3D, ठीक है। टर्शियरी व्यू इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मेनली बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन कैसा एक्टिविटीज कर रहा है उसको देखने के लिए टर्शियरी स्ट्रक्चर हम लोगों को बहुत काम पे लगेगा। एक सेकेंड, ओके। मुझे बीच बीच में ये चेक करते रहना पड़ता है कि माइक काम कर रहा है कि नहीं तो मेरा पूरा लेक्चर डूब जाएगा, ठीक है। चलो, some proteins are assembly of more than one polypeptide or subunits. The manner in which these individual folded polypeptides or subunits are arranged with respect to each other, example linear string of spheres are arranged one upon each other in the form of a cube or plate, etc., is the architecture of a protein, otherwise called the quaternary structure of a protein। सर, हम लोग यहाँ पे लाइन रीडिंग सुनने नहीं आते हैं सर, लाइन रीड नहीं कर रहे थे। एक चीज मैं अभी तुम लोगों को समझा रहा हूँ। सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। एक पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर एक पॉलीपेप्टाइड से ज्यादा का असेंबली होता है कुछ कुछ प्रोटीन में, ठीक है, ओके। एक पॉलीपेप्टाइड से ज्यादा का असेंबली होता है कुछ कुछ प्रोटीन में। समझ लो, ये एक पॉलीपेप्टाइड है, ये एक पॉलीपेप्टाइड है, दोनों चेन मिल गए, फिर से एक पॉलीपेप्टाइड चेन राइज कर दिया, ठीक है, इसके साथ जुड़ गया ये दोनों चेन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैं तुम लोगों को एकदम सिंपल फॉर्म में समझा रहा हूं। अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे तो कैसे पढ़ोगे? वैसे ही मैं पढ़ा रहा हूं। अगर टीचर की तरह पढ़ोगे तो 24 आवर्स वीडियो देखना किसी के बस की नहीं होती, ठीक है। चलो, the manner in which these individual folded polypeptides or subunits are arranged with respect to each other, example linear string of spheres। स्पीयर का लीनियर स्ट्रिंग देख लो यहाँ पे पहले, ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर क्वाटरनरी बोलते हैं इसको हम लोग। क्या सब यूनिट्स होते हैं कुछ, जैसे कि हीमोग्लोबिन का 4 सब यूनिट रहता है, ठीक है, ओके। तो इसी को हम लोग बोलते हैं 2 सब यूनिट्स अल्फा टाइप होगा, 2 सब यूनिट्स बीटा टाइप होगा, ठीक है। 4 ऐसे स्पीयर रहते हैं और इस स्पीयर को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अरेंज किया जाता है। एग्जांपल लीनियर स्ट्रिंग्स ऑफ स्पीयर्स। स्पीयर्स आर अरेंज्ड वन अपॉन ईच अदर, ऐसे ऐसे करके 4 सब यूनिट देख रहे हो, एक बड़ा सा स्पीयर, दूसरा बड़ा सा स्पीयर, तीसरा बड़ा सा स्पीयर, अभी इसके साथ और एक अगर जुड़ गया तो चौथा बड़ा सा स्पीयर। इसी को मैंने बोला था, मतलब सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर मिला के कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड एक स्ट्रक्चर फॉर्म करने का नाम है ये, ठीक है, ओके ओके, समझ में आ गया। स्फीयर्स आर अरेंज्ड वन अपॉन ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ क्यूब और प्लेट is the architecture of a protein, otherwise called quaternary structure of a protein, okay। Adult human hemoglobin consists of a 4 subunits, 4 subunit की 4 सबयूनिट के तौर पे हम लोग इसको देखेंगे। These two of these identical to each other, hence 2 subunits alpha type and 2 subunits beta type together constitute the human hemoglobin। यही नीट का क्वेश्चन आता है। ह्यूमन हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट होता है, 2 होता है अल्फा टाइप, 2 होता है बीटा टाइप। ह्यूमन हीमोग्लोबिन में
4 सब यूनिट होता है। ह्यूमन, मेरे साथ रिपीट करो, ह्यूमन हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट्स होता है। एक 2 होता है अल्फा टाइप, 2 होता है बीटा टाइप। नीट का क्वेश्चन है, याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नीट का क्वेश्चन सीरीज बहुत जल्दी आ रहा है मेरे चैनल में, थोड़ा देर बने रहो, पहले मेरे साथ पढ़ते चलो। ये पहले का लेयरिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का लेक्चर इतना तक ही था। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो, आई एम शुगर सर यार। आई होप यू ऑल गाइज आर स्टडिंग वेल, कीप स्टडिंग, साइनिंग ऑफ, गुड बाय।